So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। आज जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम कवर करने चल रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सब रिएक्शन, सब जो भी प्रोसेस हुआ, ठीक है, उसको हम लोगों ने अच्छे से जाना है। आज चलते हैं और आज इस चैप्टर को हम द एंड करते हैं और देखते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक अपने इस वीडियो में कवर करने हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, प्यारा सा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा भाई साहब। अकरेंस ऑफ मेटल्स में दो टॉपिक बचे हुए थे। पहला है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। कल हम लोगों ने मेटल्स को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट किया था जब वह या तो बॉटम में एक्टिविटी सीरीज के बॉटम में लाई कर रहा था या तो मिडिल में। आज हम देखेंगे ऐसे मेटल्स जो कि एक्टिविटी सीरीज में टॉप पर हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा उसका। दूसरा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स को फिर रिफाइन करेंगे, मेटल्स को साफ सुथरा करेंगे। लास्ट टॉपिक रहेगा कोरोजन मतलब जंग लगना, जंग। और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कोरोजन से प्रिवेंट हो सकते हैं, कोरोजन से अपने आर्टिकल को कैसे बचा सकते हैं। आ जाते हैं अपनी NCERT पर। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हर एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो हर एक लाइन को समझना है हमें क्योंकि इसी से बोर्ड्स में हाफ ईयरली में तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन, ठीक है। ये कह रहे हैं ऐसे मेटल्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो सिंपली उनको हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं बाय हीटिंग विद कार्बन से हीट करके हम उन्हें ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड अल्मोनियम। जो कार्बन है वो सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम के ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो लेस रिएक्टिव है। कार्बन जो है हमारा वो लेस रिएक्टिव है देन सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम एंड कैल्शियम टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स। दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, ठीक है। मोर एफिनिटी मतलब होता है लगाव, ठीक है। कार्बन को जितना लगाव ऑक्सीजन से है उससे कहीं ज्यादा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अल्मीनियम को ऑक्सीजन से लगाव है, ठीक है। एफिनिटी है मतलब उनसे बहुत ही स्ट्रांगली अटैच रहता है हमारा ऑक्सीजन, किससे? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो कार्बन की इतनी औकात नहीं है कि उससे उसको अलग कर सके। भाई कार्बन से जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं उससे तो कार्बन ऑक्सीजन को खींच लेगा। जैसे कल हम लोगों ने यहां पर देखा था, ये देखो जिंक के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये जो कार्बन है कार्बन इसका ऑक्सीजन खींच लेगा क्योंकि जिंक जो है वो कार्बन से लेस रिएक्टिव है। लेकिन ऐसे मेटल जो कार्बन से मोर रिएक्टिव हैं, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे अल्मोनियम था, सोडियम था, मैग्नीशियम था, कैल्शियम था, तो ये कार्बन की इतनी औकात नहीं कि इनसे ऑक्सीजन खींच लें क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा एफिनिटी में है, ज्यादा लगाव में है इन मेटल से। These metals are obtained by electrolytic reduction। अब इसको किस मेथड से एक्सट्रैक्ट होगा? तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के मेथड से। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दियर मॉल्टेन क्लोराइड्स, ठीक है। क्लोराइड क्या होता है? सॉल्ट के रूप में, जैसे सोडियम क्लोराइड था, मैग्नीशियम क्लोराइड, अल्मीनियम क्लोराइड। तो कह रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, उनके मॉल्टेन क्लोराइड से इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज करते हुए वहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे।
The metals are deposited at the cathode, the negatively charged electrode, whereas chlorine is liberated at the anode, the positively charged electrode. ध्यान रखना है, जो हमारे मेटल्स होंगे वो कैथोड की तरफ क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। कैथोड हमारा निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और हमारा जो मेटल होता है वो पॉजिटिव होता है, तो वो जा करके कहाँ पे, कैथोड, कैथोड मतलब निगेटिवली चार्ज में डिपॉजिट होगा। और क्लोराइड, क्लोराइड मतलब वो थोड़ा सा माइनस होता है, माइनस में उसका चार्ज वगैरह होता है, तो वो जा करके एनोड मतलब कि हमारे पॉजिटिवली जो इलेक्ट्रोड है उसमें जा करके अटैच होगा। ये जानते हो कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरीके से अट्रैक्शन उनके बीच में होगा। The reactions are at cathode मतलब निगेटिव, जो हमारा ये देखो यहाँ पर बैटरी लगी हुई, तो बैटरी का निगेटिव जिधर जुड़ा हुआ है उसको क्या कह रहे हैं, कैथोड, और बैटरी का जो पॉजिटिव एंड जहाँ जुड़ा गया है उसको एनोड बोल रहे हैं। तो कैथोड में किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, स्टार्टिंग में Na के पास एक इलेक्ट्रॉन था, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन था और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज कर दिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ Na बचा। और एट एनोड, एनोड में क्या हुआ, क्लोरीन के पास 2Cl- इस तरीके से था, रिएक्शन के बाद क्लोरीन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन कर लिया, तो ये एनोड पर रिएक्शन हुआ, पॉजिटिव एंड पे इस तरीके से रिएक्शन हुआ। ठीक, क्लियर हुआ। कैथोड के एंड पे क्या हुआ कि Na के पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसको वो गिव अप कर दिया, ठीक, उसको उसने क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। और एनोड पे क्या हुआ, एनोड पर यहाँ पर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, ठीक। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम कैसे ऑब्टेन होगा, एल्यूमिनियम भी हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर आता है, तो वो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे तब ऑब्टेन होगा। ठीक, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से मेटल हमारा बॉटम में रहेगा तो इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, जब मेटल हमारा मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में रहेगा तब उसको कैसे एक्सट्रैक्शन होगा, और जब टॉप पे रहेगा तब। अब पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम लोग मेटल को रिफाइन करेंगे, मेटल को साफ सुथरा करेंगे। द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। They contain impurities which must be removed to obtain pure metals। कह रहे हैं अभी तक जो हम लोगों ने मेथड देखा वो बहुत साफ सुथरा नहीं है, मतलब उससे जो मेटल निकल रहा है उसका हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि मेटल्स के साथ लगी रहती हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सबसे अच्छा जो मेथड्स है, सबसे अच्छा जो मेथड है हमारा मेटल्स को प्योर करने का, वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, तो बहुत ही अच्छे समझना है। Many metals, nickel, silver, gold, etc. are refined electrolytically. In this process, the impure metal is made the anode, and a thin strip of pure metal is made the cathode. ये कह रहे हैं कि बहुत सारे मेटल को हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के प्रोसेस से, मेथड से क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, प्योर करते हैं। क्या करेंगे, इस प्रोसेस में जो हमारे पास इम्प्योर मेटल है, जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया है, जिसको हमने क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, उसको हम लोग क्या बना देते हैं, एनोड बना देते हैं, उसको हम लोग क्या बना देंगे, एनोड बना देंगे। एनोड मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो यहां पर हम लोग इस तरीके से एक स्ट्रिप लटका देंगे, ये हमारा इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल, ठीक। और क्या लिखा है, द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड एंड द स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। और इसके बगल में कैथोड लगा देंगे, कैथोड मतलब निगेटिवली चार्ज। यहाँ पर हम, ये हमारा एक प्योर मेटल है,
प्योर मेटल की स्ट्रिप है, प्योर मेटल की स्ट्रिप। ठीक, ये एनोड इम्प्योर मेटल की स्ट्रिप है, यही ये लिखा है। अ सोल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। और इसको इन दोनों के क्या करेंगे, एक सॉल्ट सोल्यूशन में डाल देंगे, सॉल्ट सोल्यूशन में डाल देंगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर एक सॉल्ट सोल्यूशन रहेगा, क्या रहेगा, सॉल्ट सोल्यूशन, इस तरीके से लिक्विड भरा रहेगा। और इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ब्रैकेट में लिख दो सॉल्ट सोल्यूशन। द apparatus is set up as shown in figure 3.12, 3.12 में फिगर भी दिखाए हैं। on passing the current through the electrolyte। अब यहाँ पर वो भी कर दो, तुम लगा दो अपनी बैटरी। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिवली एंड इधर हो गया। on passing the current through the electrolyte the pure metal from the anode dissolves into the electrolyte। ठीक, क्या लिख रहा है, ऑन पासिंग द करंट, जब हम करंट इसका ऑन कर देंगे, की को ऑन कर देंगे, तब क्या होगा, जो हमारे पास प्योर मेटल होगा एनोड के पास, ये मान लो एनोड के पास जो इम्प्योर मेटल है, ठीक है, उसमें कुछ प्योरिटी होगी, तो जो भी प्योर मेटल होगा वो इस इलेक्ट्रोलाइट, इस सॉल्ट सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। पहला प्रोसेस, ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ है, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, एनोड में हमारा इम्प्योर मेटल था, तो इससे जो भी प्योर मेटल होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। और जैसे ही हमारे एनोड एंड निगेटिवली हम जो इलेक्ट्रोड था वहां पर हम लोग इम्प्योर मेटल को रखे थे, वहां से जितना भी प्योर मेटल हमारे इलेक्ट्रोलाइट में आके डिसॉल्व होगा उतना ही अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट से हमारे कैथोड एंड निगेटिवली चार्ज जो हमारा इलेक्ट्रोड है उस पर डिपॉजिट हो जाएगा। द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन, और जो भी इम्प्योरिटीज है वो उस सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर उस इलेक्ट्रोलाइट में मिल जाएंगी। वेयर एज द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड, और जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकती है वो एनोड के एंड पर क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, जो एनोड हमारा इम्प्योर मेटल था, एंड आर नोन एज एनोड मड, इसको हम लोग एनोड मड कहते हैं। ठीक है, एक बार जो फिगर बुक में दिया गया है उसकी हेल्प से यहाँ समझते हैं। ठीक, इसकी हेल्प से यहाँ पर हम समझते हैं कि क्या चीजें कह रहा है। देखो, दो इलेक्ट्रोड लिए गए हैं, दो इलेक्ट्रोड, जो एनोड है, एनोड पर हम लोग इम्प्योर मेटल लगा रहे हैं, एनोड पर हम इम्प्योर मेटल लगा रहे हैं जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया है लेकिन उसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा दिया है, इम्प्योर मेटल, दिख ही नहीं रहा है क्यों भाई, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, इम्प्योर मेटल लगा दिया है, और यहाँ पर प्योर मेटल की स्ट्रिप लगाई है, प्योर मेटल स्ट्रिप। ठीक है, जैसे ही की को कर दिया गया ऑन, जैसे ही की को कर दिया गया ऑन, जो हमारा इम्प्योर मेटल में कुछ मेटल्स होंगे जो प्योर वगैरह होंगे, वो क्या होंगे, धीरे से क्या हो जाएंगे, इस सॉल्ट सॉल्यूशन में, इस इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इस सॉल्ट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे। इस सॉल्ट सॉल्यूशन में जो भी प्योर मेटल का जितना अमाउंट सॉल्ट सॉल्यूशन में डिपॉजिट हुआ है, सॉल्ट सॉल्यूशन में आकर के डिसॉल्व हुआ है, उतना ही प्योर मेटल हमारे कैथोड के एंड पर क्या हो जाएगा, कैथोड के एंड पे जुड़ जाएगा। ठीक है, यही तो देखो यहाँ पर लिखा, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है।
ठीक है। ऑन पासिंग द करंट, यहीं से इंपॉर्टेंट है, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जो भी हमारा प्योर मेटल एनोड के एंड पर है वो इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व हो जाएगा। एंड इक्विवेलेंट इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मेटल एंड इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट में जो भी प्योर मेटल है, भाई इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन क्या होता है, उसमें सोडियम और क्लोराइड रहता है, मैग्नीशियम क्लोराइड रहता है। तो जितना भी अमाउंट उस इलेक्ट्रोलाइट में आया है प्योर मेटल का, उतना ही उस इलेक्ट्रोलाइट से प्योर मेटल निकल करके हमारे कैथोड एंड में जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी होगी, जो हमारी सॉल्युबल इम्प्योरिटी होगी, वो कहाँ चली जाएगी, इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी। और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो जहां पर एनोड है उसी के एंड पे आकर के इस तरीके से यहाँ पर देखो डिपॉजिट हो गई है। इसी को एनोड मड कहा जाता है, इसी को इम्प्योरिटी भी कहा जाता है। आई होप रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्लियर हो गया होगा, ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्लियर हो गई। इसके बाद आता है क्वेश्चन, तो इसको ट्राई करना भाई। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक कोरोजन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्मॉल सा टॉपिक है, पहले से भी तुम्हें इसकी बहुत सारी चीजें पता होंगी। You have learned the following about corrosion in chapter 1. Silver articles become black after some time when exposed to air. This is because it reacts with sulfur in the air to form a coating of silver sulfide. तो सिल्वर आर्टिकल ब्लैक कलर के हो जा रहे हैं, अगर वो एयर के प्रेजेंस में ज़्यादा देर तक रखे गए हैं तो उनका कलर ब्लैक हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई साहब हमारे एयर में होते हैं सल्फर, एयर में सल्फर के पार्टिकल्स होते हैं। तो और उसी सल्फर जब हमारा सिल्वर से रिएक्ट हो गया तो वो बना दिया सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, और हमारा सिल्वर क्या होता है, ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। दूसरा, कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोट। ब्राउन सरफेस, कॉपर का जो ब्राउन सरफेस है वो चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और ये जो ग्रीन सब्सटेंस है इसको हम लोग कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, जो कि बेसिक नेचर का होता है। तीसरा, ये बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है तुमसे, आयरन। आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आयरन जो होता है यदि उसको एयर में, एक मॉइस्ट एयर जिसमें नमी भी है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी है, तो उसमें क्या होगा, बहुत दिन तक अगर मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में उसको रखा गया है तो उसके ऊपर ब्राउन सब्सटेंस लग जाता है, ब्राउन कलर लग जाता है, तो उसी को हम लोग रस्ट कहते हैं, जंक कहते हैं। लेट अस फाइंड आउट द कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी हम देखने चल रहे हैं और उसमें समझेंगे कि किस तरीके से आयरन में रस्ट लगती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें देखें कि सिल्वर जब सल्फर के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक, क्योंकि उस पर सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग हो जाती है। कॉपर जब मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो ब्राउन से चेंज हो जाता है ग्रीन में, ठीक है, क्यों, क्योंकि उस पर कॉपर कार्बोनेट की लेयर रह जाती है। आयरन जब मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर एक कोटिंग लग जाती है जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं। अब यहाँ हम देखने चल रहे हैं कि ऐसी क्या कंडीशन होती है कि आयरन रस्ट क्रिएट होता है। टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस क्लीन आयरन नेल्स इन ईच ऑफ देम। कह रहे 3 टेस्ट ट्यूब लो और तीनों में कुछ आयरन नेल्स तुमको रखना है। लेबल दिस टेस्ट ट्यूब A, B and C, pour some water in test tube A and cork it। ठीक है, कह रहे हैं कि तीनों को नाम दे दो भाई साहब, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल। तीनों नाम दे दिया A, B, C तुमने। और इसमें क्या कर रहा है, पहले जो तुम्हारा वो है टेस्ट ट्यूब है उसमें कुछ आयरन नेल्स रखो, उसमें वाटर भरो और ऊपर से कॉर्क लगा दो। कॉर्क ये होता है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको कॉर्क कहते हैं।
Pour boiled distilled water in test tube B. Add about 1 ml of oil and cork it. ठीक है, दूसरे में क्या करेंगे, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर डाला हमने और उसके बाद 1 ml ऑफ ऑयल भी हमने उसके ऊपर डाल दिया. द ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन द वाटर. ठीक है, और वापस से उस पर कॉर्क लगा दिया. ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी में क्या किया हमने कि पहले आयरन नेल को रखा, वाटर को रखा और उसके ऊपर 1 ml ऑफ क्या लगा दिया, हम लोगों ने ऑयल लगा दिया. ऑयल 1 ml डाल दिया. तो जो ऑयल होगा वो ऊपर ही डिजॉल्व, ऊपर ही उसका लेयर बनी रहेगी और अंदर मतलब कि अंदर जो ऑक्सीजन वगैरह है, अंदर जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व नहीं होने पाएगी. सी वाले में क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब सी, पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, देखो हाइड्रस जो वर्ड है वो हाइड्रो से बना हुआ. हाइड्रो मतलब वाटर और एनहाइड्रस मतलब अब्सेंस ऑफ वाटर. तो ऐसा कैल्शियम क्लोराइड हमको लेना है जिसमें वाटर मतलब मॉइस्चर ना रहे. इन टेस्ट ट्यूब सी एंड कॉर्क इट. एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विल ऑब्जर्व द मॉइस्चर. और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के पास एक क्या होती खूबी होती है कि वहां पर जितनी भी मॉइस्चर होगी वो अपने अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. इफ एनी फ्रॉम द एयर, लीव दिस टेस्ट ट्यूब फॉर अ फ्यू डेज एंड देन ऑब्जर्व. देखो टेस्ट ट्यूब ए में हम लोगों ने सिंपली आयरन नेल रखा और उसमें वाटर डाला और कॉर्क को फिट कर दिया. दूसरे वाले में टेस्ट ट्यूब बी में आयरन नेल रखा, उसमें वाटर को फिल किया, ऊपर से 1 ml ऑफ ऑयल डाल दिया और उसके बाद कॉर्क लगा दिया. तीसरे वाले में हम लोगों ने आयरन नेल रखा और उसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रख दिया. एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या रहेगा, है उसको एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, वो आयरन से क्या हो, रिएक्ट ना करने पाए. व्हाट यू विल यू ऑब्जर्व. अब क्या ऑब्जर्व करोगे, देखते हैं भाई साहब. यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन नेल्स रस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए बट दे डू नॉट रस्ट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी. तो कह रहे हैं तुम देखोगे कि टेस्ट ट्यूब ए में ही हमारी जो आयरन की नेल्स थी वो क्या है, वो रस्ट हुई है, बाकी किसी में रस्टिंग नहीं हुई है. क्यों नहीं हुई, इन द टेस्ट ट्यूब ए द नेल्स आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर. टेस्ट ट्यूब ए में जो हमारा आयरन नेल था वो एयर के भी एक्सपोज में था और वाटर के भी एक्सपोज में था. इन द टेस्ट ट्यूब बी द नेल्स आर एक्सपोज टू ओनली वाटर एंड द नेल्स इन टेस्ट ट्यूब सी आर एक्सपोज टू ड्राई एयर. दूसरे वाले में क्या हुआ कि हमारा टेस्ट ट्यूब बी में हमारा जो नेल था वो पानी से तो रिएक्ट हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन से नहीं हो रहा, वो एयर्स के प्रेजेंस में नहीं है, एयर से उसका एक्सपोजर नहीं है. और तीसरे वाले में तो वो ड्राई एयर से एक्सपोज में था, ऐसी एयर जिसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ही नहीं है. इस वजह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ पार्ट आयरन के कुछ पार्ट क्या हैं, वाटर में हैं और कुछ पार्ट एयर में, मॉइस्ट एयर में. दूसरे में पूरा का पूरा जो नेल है वो वाटर के कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में नहीं है. ऊपर से लग गया क्या, ऊपर से लग गई है एक लेयर ऑयल की. तो ऑयल की लेयर लग जाती है तो अंदर कोई भी एयर जा नहीं पाएगी. तीसरे वाले में तो पूरा का पूरा ड्राई एयर है, जो भी मॉइस्चर होगा ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या कर लेगा, खींच लेगा. इसको एक ड्राइंग एजेंट भी कहते हैं, यहाँ देखो लिखा हुआ है ड्राइंग एजेंट. ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग एजेंट. ठीक, तो इस वजह से सिर्फ टेस्ट ट्यूब ए वाले नेल्स में रस्टिंग होगी, बाकी किसी में नहीं होगी. ठीक है, What does this tell us about the condition under which iron article rush? तो आयरन आर्टिकल रस्ट होने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, वाटर भी और एयर भी. और एयर कैसी, मॉइस्ट एयर. अब आगे चलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. किस तरीके से हम लोग कोरोजन से निजात पा सकते हैं. The rusting of iron can be prevented by painting, oiling, greasing, galvanizing, chrome plating, anodizing और making alloys. तो बहुत सारे मेथड हैं आयरन को रस्ट से बचाने के लिए. पेंटिंग कर दो, उस पर ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, ग्रीस एक होता है, गैल्वेनाइजिंग
क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और एलॉय बनाना। एलॉय मतलब दो मेटल्स को मिला करके बनाना, तो उससे उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, रस्टिंग फिर नहीं होता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, स्टील और आयरन के आर्टिकल्स को, स्टील और आयरन के आर्टिकल्स को कोरोजन से बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं, जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। कह रहे हैं जिंक की कोट जो है वो ब्रोक भी हो जाए तब भी हमारे अंदर वाला जो मटेरियल है वो सेफ रहता है। कैन यू रीजन दिस आउट? तो इसको भाई साहब तुम बताओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हम लोगों ने आयरन के ऊपर जिंक की एक लेयर लगाई थी वो ब्रेक हो जाने के बाद भी हमारा आयरन आर्टिकल बचा रहेगा, रस्ट होने से बचा रहेगा। तो यार पॉइंट तुम बताना। एलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। एलॉइंग मतलब होता है संबंध बनाना दो मेटल्स के बीच में, ठीक है, और एक नया मेटल बना देना। वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज बाय दिस मेथड। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल बट इट इज नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट। कह रहे हैं आयरन जो है वो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला मेटल है लेकिन वो कभी प्योर स्टेट में यूज नहीं होता है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज आयरन को प्योर मेटल प्योर फॉर्म में क्यों यूज नहीं करते हैं प्योर स्टेट में? तो उसका आंसर यहाँ पे लिखा है। दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज इजली व्हेन हॉट। प्योर आयरन जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और यदि वो गर्म है तो वो क्या होता है, इजिली स्ट्रेच आउट हो सकता है। बट इफ इट इज मिक्सड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, कार्बन से हम उसको क्या करते हैं, उसको मतलब थोड़े से कार्बन में 0.05% कार्बन अगर उसमें डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हार्ड बन जाता है। इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। When iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel। और जब आयरन को निकल और क्रोमियम से मिला दिया जाता है तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलती है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं तो देखो उस पर कोरोजन कभी नहीं होता है, जंग कभी नहीं लगता है। Which is hard and does not rust। Thus, if iron is mixed with some other substance, its property change। जब आयरन किसी अदर सब्सटेंस से मिला दिया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और उसमें रस्टिंग नहीं होती है। इन फैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज्ड इफ इट इज मिक्स्ड विद सम अदर सब्सटेंसेस। द सब्सटेंस एडेड मे बी अ मेटल और अ नॉन मेटल। बहुत ध्यान से सुनिए भाई साहब, पूरा ध्यान लगाइए यहाँ पर, ध्यान इधर उधर भटकाए तो फिर टॉपिक खिसक जाएगा। कह रहे हैं जब हम आयरन को किसी दूसरे सब्सटेंस से मिक्स करते हैं, भले वो मेटल हो नॉन मेटल हो, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, अब उसमें रस्टिंग वगैरह नहीं होती है। एन एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है बताना भाई साहब, बीच बीच में टॉपिक ऐसे आते हैं जो पुराने हैं तुम्हारे। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, दोनों में फर्क बताना। और अ मेटल एंड नॉन मेटल, it is prepared by first melting the primary metal and then dissolving the other elements if it in definite proportion। तो इसमें क्या करते हैं कि एलॉय कैसे एलॉय किस तरीके से तैयार होता है। तो सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी मेटल है, प्राइमरी मेटल, ठीक, जैसे आयरन, उसको क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। प्राइमरी मेटल को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे और उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो कि उसमें हमको डिसॉल्व कराना है, ठीक है, दूसरे एलिमेंट को उसमें हम लोग डेफिनेट प्रोपोर्शन जितना हमको चाहिए होगा उतना उसमें डाल देंगे। उसके बाद कूल होने का इंतजार करेंगे तो हमारा एक नया सब्सटेंस तैयार हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगी। रीड दिस, डू यू नो, रीड। इसमें तुम्हारा गोल्ड के बारे में बताया गया कि गोल्ड किस तरीके से तैयार करते हैं हम लोग। 22 कैरेट क्या होता है, क्यों 24 कैरेट का गोल्ड हम लोग नहीं पहना जाता है। इफ वन ऑफ द मेटल्स इज मरकरी, यदि हमारे पास वो जो एलॉय बना रहे हैं
उसमें एक मेटल हमारे पास मरकरी है, देन द एलॉय इज नोन एज एन एमेलगम। यदि हमारा प्राइमरी मेटल मरकरी है तो जो एलॉय बन के तैयार होगा उसको हम एमेलगम कहेंगे। इसको लिख लेना जरा, ठीक है। एलॉय और किससे बन के तैयार होता है? मेटल्स फ्रॉम विच इट इज प्रिपेयर्ड। एक हेडिंग डाला, मेटल्स फ्रॉम विच इट इज प्रिपेयर्ड, तो एलॉय में एमेलगम, ठीक है। और इधर अपना मरकरी लिखना। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल्स, ठीक। जो हमारे एलॉय बन के तैयार होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो प्योर मेटल से कम होता है। सिंपल सी बात है भाई साहब। कुछ एलॉय मतलब एक इम्प्योर मेटल तैयार करना, ठीक है। मेटल तो प्योर स्टेट में था, लेकिन जब दो को मिला दिए तो इम्प्योरिटी हो गई, तो वहां पर हमारी मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी जो है इलेक्ट्रिकल वो कम हो जाएगी। ब्रास, अब ब्रास इधर लिखना एलॉय में, तो किससे किससे तैयार हो रहा है? ब्रास एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक मिलकर के ब्रास बना रहा है। और ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है जो कि तैयार हो रहा है कॉपर और टिन के हेल्प से। आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी whereas copper is used for making electrical circuits। अब देखो, कॉपर जो खुद में एक मेटल है, ठीक है, उसके वायर्स हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जब वो टिन के साथ मिलकर के एक ब्रॉन्ज बना दे रहा है, ब्रॉन्ज, ठीक है। तो अब ब्रॉन्ज जो तैयार हुआ है सब्सटेंस, अब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि अब जो कॉपर उसमें था अब वो उतना प्योर नहीं है, अब उतनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उससे नहीं होगी। सोल्डर भी एक टाइप का क्या है? एलॉय है। किससे तैयार होता है? लेड एंड टिन, Pb एंड Sn। हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर, ठीक है। सोल्डर भी एक एलॉय है जो कि हमारे लेड और टिन की हेल्प से, लेड और टिन के मिक्सचर से तैयार होता है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होती है और इलेक्ट्रिकल वायर्स को वेल्डिंग वगैरह करते हैं ना, जिससे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं तेज रोशनी निकलती रहती है, लोग चश्मा पहने करते रहते हैं, और ये कहा जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि इस रोशनी को अपने अनएडेड आई से मत देखो, ठीक है, नॉर्मल आई से मत देखो, कुछ चश्मा वगैरह लगा करके देखो, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी एलॉय के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। मोर टू नो, इसको भी अपना रीड कर बताना सामने। फिर आ जाता है अपना इंटेक्स्ट, लास्ट इंटेक्स्ट, तो इसको भी सॉल्व कर लेना। एक इंटेक्स्ट आज कर लो, एक कल कर लेना, ठीक। तो भाई साहब इस तरीके से आज जो भी टॉपिक रिमेनिंग थे, जितना हम लोगों ने डिसाइड किया था पढ़ने का, उतना डिस्कस कर लिया है। आई होप कहीं परेशानी, कहीं दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कहीं परेशानी अगर है तो शाम जरूर हमें बता दो, ठीक है। और एक काम और कर लेना, मैथ्स के 2 क्वेश्चन और आगे बढ़ जाओ, 2 क्वेश्चन और आगे का लगा लेना, ठीक है। तो आज के अपने इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।